बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, तो ये हमारे पास ना स्पीच के बाद हमारे पास आता है क्रिनियल एग्ज़ामिनेशन, लेकिन वो सारा का सारा प्रैक्टिकल करने वाला है। तो वो मैं ना प्रैक्टिकल की उसकी अलग वीडियो बना दूँगा कि वो कैसे करना है, बिकॉज़ वो अक्सर औकात पर फॉर्म में आता है। तो आगे चलते हैं, आगे हमारे पास आता है मोटर सिस्टम। तो मोटर सिस्टम में हमारे पास ना हमने ना 7 चीज़ें देखनी होती हैं। सबसे पहले बल्क एंड न्यूट्रिशन ऑफ द मसल, टोन ऑफ द मसल, पावर, रिफ्लेक्सेस, कोऑर्डिनेशन एंड मूवमेंट ऑफ द मसल, और उसके अलावा हमारे पास इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स और गेट। तो ये हमने ना चीज़ें देखनी होती हैं हमारे पास मोटर सिस्टम के अंदर। सबसे पहले हमने जो देखना होता है ना, वो हमने देखना होता है बल्क एंड न्यूट्रिशन। अब ये हमने कैसे देखना होता है कि हमारे पास ना हम लोग लेते हैं इंची टेप, और इंची टेप से हमारे पास ना हमने ना एक होते हैं लैंडमार्क्स होते हैं, यानी मीडियम एलएलएस या टिबियल ट्यूबरोसिटी। अगर हम फुट का करें, फॉर एग्जांपल एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, तो हमने अगर फॉर एग्जांपल अगर हम हैंड का लेते हैं, तो हमने फॉर एग्जांपल हमने लिखना है कि यार मसल्स, हम देखना है कि कैसी है न्यूट्रिशन वगैरह। तो हमने ये यहाँ से हमारे पास जो अल्नर ट्यूबरोसिटी है, या हमारे पास थंब से हमने ले लेंगे, यहाँ से हमने लेना है 5 सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल लेना है, हमने मेजरिंग टेप से मेजर कर लेना है। फिर हमने इसकी डायमीटर मेजर करना है। फिर सेम हमने यहाँ से दूसरे हैंड का 5 सेंटीमीटर लेना है, और इसकी हमने फिर इर्द-गिर्द हमने मेजर करना है। इससे क्या होता है हमारे पास कि हमें पता चल जाता है कि हमारे पास न्यूट्रिशन और बल्क क्या है मसल का, कि दोनों का यूनिफ़ॉर्म है या नहीं है। तो इससे हम लोग पता चलता है अगर एक साइड का हमारे पास कम हो, तो इससे हमें पता चलता है कि यानी उस साइड की हमारे पास अपर मोटर वो लो मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ रीजन, इससे हमारे पास वेस्टिंग ऑफ मसल्स हो रहे हैं। उसके अलावा यही हमारे पास वेस्टिंग का कांसेप्ट है फोर आर्म और अपर आर्म के अंदर, इसमें ज़्यादा ऐसा जितना ज़्यादा कुछ भी नहीं है बाकी। उसके अलावा हमारे पास आता है आगे हमारे पास आता है ये वाला हाइपरट्रॉफी। क्या होती है हमारे पास मसल्स की, कि हमारे पास अगर ज़्यादा उनके मसल बल्क जो बढ़ जाता है, हमारे पास स्टिफ हो जाता है, हार्ड हो जाता है, तो हम हाइपरट्रॉफी मसल कह देते हैं। और फेसिकुलेशन हमारे पास होते हैं कि मसल के फ्लिकरिंग होना, यानी अगर आपने किसी मसल को यूँ करके मारा और वो फ्लिकर होने लगे, थरथराहट उसमें आ गई, तो उसके हम लोग कहते हैं फेसिकुलेशंस। उसके अलावा हमारे पास ऐसा जो है वो इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं है। हम लोग आगे चलते हैं और हमारे पास आता है टोन ऑफ मसल। अब टोन ऑफ मसल में हमने क्या करना है दोनों मसल में ना हमारे पास आता है कि हमने देखना होता है कि हमने किसी भी जॉइंट के क्रॉस मूवमेंट करवानी होती है, हमने देखना होता है कि हमारे पास उसमें रेजिस्टेंस कितनी है। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल के तौर पर रिस्ट में देख रहे हैं, तो मैंने रिस्ट को पेशेंट की यूँ फिर यूँ मेरी उसकी प्रॉपर मूवमेंट करवानी है, और हमने कहना है कि उसे ढीला छोड़ दो, और हमने फिर देखना है कि उसकी मूवमेंट कैसी है, उसकी हमारे पास कैसे चल रहा है। अगर तो हमारे पास वो इतनी मतलब नॉर्मल है, तो फिर हमारे पास इसका मतलब टोन हमारे पास नॉर्मल है। अगर हमारे पास वो हाइपोटोनिक, यानी हम मूव कर रहे हैं लेकिन इतने आराम से मूव हो रही है कि लग ही नहीं रहा कि हमारे पास आर्म है, बिल्कुल पावर महसूस नहीं हो रही, तो इसका मतलब है हमारे पास टोन लॉस्ट है। और अगर हमारे पास जो स्टिफ हो गया, हार्ड हो गया, मुश्किल से मूव कर रहा है हमारे पास, तो हमारे पास इसका मतलब है टोन इंक्रीज़ हो गई है, रिजिडिटी हो गई है। अब हमारे पास जो रिजिडिटी है ना, उसके बाद हमने उनकी टाइप बताई है, वो रिजिडिटी टाइप्स हमारे पास हैं क्लास नाइफ स्पास्टिसिटी। अब इसमें हमारे पास ना जो यहाँ पे हमारे पास आएगा ना, तो हमने देखना है कि कौन किस टाइप की है हमारे पास, और वो किस वजह से है, वाई में पूछते रहेंगे। तो अगर हमारे पास क्लास नाइफ स्पास्टिसिटी हो ना, तो इसकी हमारे पास होती है अपर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ रीजन के अंदर। अगर हमारे पास लेड पाइप रिजिडिटी हो, तो ये हमारे पास होती है बेसल गैंग्लिया में, और अगर हमारे पास कॉक्विल रिजिडिटी हो, तो ये हमारे पास होती है पार्किंसन के अंदर। तो ये हमारे पास हो गया। उसके बाद हमारे पास है हिस्टेरिकल रिजिडिटी। हिस्टेरिकल रिजिडिटी क्या होती है हमारे पास, कि ना रेजिस्टेंस जो है ना, वो हमारे पास इंक्रीज हो जाती है, और ये प्रोपोर्शनेट होती है टू द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड टू परफॉर्म द पैसिव मूवमेंट। यानी अगर मैं कम मूवमेंट में हमारे पास कम स्लोली करूँगा, तो हमारे पास कम टोन होगी, लेकिन जितना ज़्यादा मैं तेज़ से करूँगा, उतनी ज़्यादा मतलब रैपिड करूँगा, उतनी ज़्यादा हमारे पास जो टोन जो है वो इंक्रीज़ फ़ील होगी हमारे पास। तो इसको हम लोग कहते हैं हिस्टेरिकल रिजिडिटी। उसके बाद हाइपोटोनिया, कि हमारे पास टोन लॉस्ट है, ये हमारे पास लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ रीजन के अंदर होती है। उसके अलावा हमारे पास होता है स्ट्रोक के अर्ली स्टेजेस के अंदर, या सेरेब्रल डिस्फंक्शन के अंदर। जो थर्ड चीज़ हमने देखनी थी, वो हमारे ने देखनी थी पावर। पावर क्या है? अब पावर हमारे पास होती है कि किसी भी आपके पास मतलब एक पर्सन की कितनी एबिलिटी है कि वो अपने मूवमेंट मसल को या किसी भी हमारे पास कॉन्शियस मूवमेंट को करवा सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं पावर। उसको ग्रेडिंग होती है हमारे पास 5 ग्रेडिंग, लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं अगर हमारे पास टोटल लॉस हो ना वन साइड ऑफ द बॉडी को, तो हेमीप्लेजिया हमने पहले पढ़ चुके हैं। मोनोप्लेजिया एक पार्ट ऑफ द बॉडी, पैराप्लेजिया पैर से याद करना है, पैर से पैराप्लेजिया यानी लोअर लिम्स, डाइप्लेजिया यानी अपर लिम्स, और क्वाड्रिप्लेजिया चारों लिम्स। अब हमारे पास क्रॉस्ड और अनक्रॉस्ड हेमीप्लेजिया में क्या होता है, अनक्रॉस्ड हेमीप्लेजिया में होता है कि जो क्रेनियल नर्व पैरालिसिस है ना, वो भी हमारे पास सेम साइड का हो, तो अनक्रॉस्ड पैरालिसिस। यानी हमारे पास अगर हेमीप्लेजिया जो अगर राइट तरफ का है, तो हमारे पास क्रेनियल नर्व का जो लॉस है वो भी राइट तरफ का है, तो हमारे पास होता है अनक्रॉस्ड हेमीप्लेजिया। अगर हमारे पास क्रेनियल नर्व का जो पैरालिसिस है वो ऑपोजिट साइड का हो, और हेमीप्लेजिया जो है वो लेफ्ट साइड को, क्रेनियल नर्व राइट साइड को, तो हमारे पास जो है उसको हम लोग कहते हैं क्रॉस्ड हेमीप्लेजिया। इसके अलावा हमारे पास है पावर की ग्रेडेशन। तो ये हमारे पास हैं कि पावर के हमने टोटल 5 ग्रेड्स बनाए हुए हैं, और जीसीएस में अनलाइक जीसीएस में हम लोग किसी को 0 नहीं देते, इसके अंदर हम लोग 0 भी दे सकते हैं।
अगर कंप्लीट पैरालिसिस हो बंदे का तो हम उसे 0 देते हैं। अगर ना हम उसे कहेंगे यार अपना हाथ हिलाओ और वो थोड़ी-थोड़ी कोशिश करो, यानी उसका हाथ कहाँ पे रहा है, थोड़ी-थोड़ी कोशिश करो लेकिन वो प्रॉपर मूवमेंट नहीं कर पा रहा, तो हम उसे देंगे 1 यानी फ्लिकरिंग कॉन्ट्रैक्शंस ओनली। अगर हम लोग उसे देंगे, अगर ना वो मूव कर रहा हो अपने लिम्ब अलोंग द मतलब ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी के अगेंस्ट नहीं कर रहा, लेकिन हॉरिजॉन्टल प्लेन में कर रहा हो मूव, तो उसे हम लोग देंगे 2। अगर वो हमारे पास मूव कर रहा हो अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो हम लोग उसे देंगे 3। और अगर वो हमारे पास रेजिस्टेंस अब मैंने अप्लाई किया है, तो अब हमारे पास उसकी अगर मूवमेंट जो है ना वो स्लो होगी, यानी मतलब एक तो होता है ना कि नॉर्मल बंदा जो होता है वो फोर्स लगा रहा था, हमें पता था, लेकिन वो हमने वैसे तो मूवमेंट कर रहा था वर्टिकल में, लेकिन अगर मैंने थोड़ी फोर्स लगाई तो उसकी कंडक्टिविटी मुझे महसूस हो रहा है कम हो गई है। तो वो हम लोग देते हैं 4, यानी इसके अंदर हमारे पास होता है पावर से लेस देन नॉर्मल होती है, ये हमने जस्ट मतलब अपने अंदाज़े से लगाना होता है। और फिफ्थ जो है वो नॉर्मल पावर की, मैंने उसको फोर्स लगा रहा हूँ फिर भी वो मूवमेंट कर रहा है, तो अगेंस्ट द फोर्स प्रॉपर फोर्स लगा रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे नॉर्मल पावर। पावर हमने ना हर मसल की अलग-अलग, ये याद रखना है, अगर पूछे हर कोई करवाएगा नहीं, लेकिन ये याद है कि हर मसल की पावर हमें इंडिपेंडेंटली चेक करनी है। अच्छा, अपर लिम्ब के मसल जैसे एब्डक्टर पॉलिसी ब्रेविस है, तो हमने इसे एब्डक्शन करवानी है, तो हमारे पास उसके अगेंस्ट जाके हमने करवाना है, उसकी फोर्स लगाना है। ओपननेस पॉलिसीज़ है, तो हमने ना यूँ ओपननेस होती है हमारे पास, तो हमने इसको यूँ हमने फोर्स लगानी है और इसे करवाना है, तो हमें पता चलेगा कॉन्ट्रैक्शन कितनी थंब की हो रही है। उसके बाद हमने इसी तरह एडक्टर पॉलिसी की एडक्शन करवानी है, लम्ब्राइकल्स का इस तरह हमारे पास ना टेस्ट है कि हमने ना वो करवाना है, यहाँ पे हमने आस्क करना है कि हमारे पास पेशेंट को कि फ्लेक्स करे मेटाकार्पल जॉइंट एंड एक्सटेंड इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स अगेंस्ट रेजिस्टेंस, यानी हमारे पास इसको फ्लेक्स करे, इसको एक्सटेंड करे, तो ये हमारे पास हो रही है। तो मैंने अब इसको यहाँ से यहाँ पे मैंने फोर्स लगानी है, उसे कह रहे हैं अब फोर्स लगाया, तो फोर्स लगा रहा है, लगाएगा मेरे थंब के अगेंस्ट, तो मुझे पता चल जाएगा इसके हमारे पास लंबराइकल्स जो है वो ठीक है। इस तरह हमारे पास इंट्रोशियाई हमारे पास होंगे, इंट्रोशिया में हमने क्या करवाना है, उसको ना यही करवाना है कि हमारे पास ना अगर डोर्सल इंट्रोशिया हमने करवाना है ना, तो डैब यानी हमारे पास डोर्सल इंट्रोशिया वो हमारे पास एब्डक्शन कॉज़ कराते हैं। तो हमने ना उसको कहना है कि अगेंस्ट की उँगली क्या हमने पकड़े और खोले उँगलियों को। और अगर हमने पाल्मर इंट्रोशिया हमने ना यूँ करवा के हमने उसे कहना है कि अब ना बंद करे अगेंस्ट रेजिस्टेंस, तो हमें पता चल जाएगा कि यार इसकी ना पाल्मर इंट्रोशिया कैसे है। तो इस तरह हमारे पास ये इंट्रोशिया ही हो गया, साथ हमारे पास फ्लेक्सर ऑफ फिंगर्स की हमने उसकी फ्लेक्शन ऑफ फिंगर्स की करवानी है, एक्सटेंसर ऑफ फिंगर्स, ये सारे के सारे रिस्ट जॉइंट पे मूवमेंट करवानी है, ब्रैकियोरेडियलिस की हमारे पास कैसे करवानी है कि हमारे पास ना मेन बड़े-बड़े मसल्स क्या आते हैं कि हमने ना उसे कहना है ये हमारे पास सुपिनेशन है, प्रोनेशन है, तो सेमी न प्रोनेशन, सुपिनेशन में उसके बाद हमने उसकी फ्लेक्शन करवानी है अगेंस्ट रेजिस्टेंस। तो ये हमारे पास बाइसेप में हमारे पास यूँ करवाना है, ट्राइसेप में हमने ना उसको जिस तरह यहाँ पे हमारे पास बना हुआ है कि हमने उसको एक्सटेंड करवानी है अगेंस्ट फोर्स। और हमारे पास उसके बाद हमारे पास डेल्टॉइड जो है वो हमने ना 90 डिग्री पे से हमने हाथ को उठाना होता है, ये यूँ करवाना है अगेंस्ट फोर्स। तो ये हमारे पास सारे के सारे मसल जो हैं वो ईज़ी हो जाएगा। ये मेन यही पूछते, ज़्यादा नहीं इतना पूछते। किसी भी जिस भी तरह का हो ना, जिसका जो भी पार्ट हो ना, अगर ना समझ आ रहा है या ना याद किया हो, उसके जो भी उसके मूवमेंट होता है उसके अगेंस्ट फोर्स लगा के करवा देना, तो वो एग्जामिनर जो पूरे नंबर दे देता है। उसके बाद लोअर लिम्ब के अंदर मैंने डोर्सिफ्लेक्शन ऑफ टो, ये सारे के सारे हमारे पास जब डोर्सिफ्लेक्शन करवानी है तो नीचे से पकड़ लेना है, पाल्मर फ्लेक्शन करानी है तो ऊपर से फोर्स लगानी है। इसी तरह हमारे पास टोस की यही कि सेम मूवमेंट करवानी है, पहले फुट की करानी है, फिर टोस की करवानी है। फिर हमारे पास एक्सटेंशन ऑफ द नी, जी हमने उसको अगेंस्ट रेजिस्टेंस करवानी है, यहाँ पे फोर्स लगा के पकड़ लेना, उसे कहना है इसको एक्सटेंड करें। इसी तरह हमने थाई की करवानी है, एक्सटेंशन ऑफ द हिप करवानी है, फ्लेक्सर। तो ये हमारे पास सारा का सारा बहुत सिंपल है, आराम से हो जाएगा। उसके अलावा हमारे पास अब आगे आते हैं रिफ्लेक्सेस के, हमारे पास थर्ड पार्ट में मोटर सिस्टम में। रिफ्लेक्सेस में हमने ना सबसे पहले तो ये टेबल जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला लाजमन पूछेगा जो भी एग्जामिनर होगा कि किसका हमारे पास कौन सा होता है। तो अगर इसका ना तरतीब है, इसका सबसे पहले हमारे पास होता है ना एनल रिफ्लेक्स होता है, जो कि S3 S4, फिर उससे ऊपर जाए तो S1 S2 में एंगल जर्क। इस तरह हमने ना तरतीब से दे के करेंगे तो ईजी हो जाएगा, क्योंकि इसमें पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, तो ये रटा ही मारना है, तो ये इसका रटा मार जाएगा। उसके बाद हमने ना डीप रिफ्लेक्सेस करने हैं, जो कि हमारे पास सुपरफिशियल होते हैं डीप रिफ्लेक्स में हमने ना 5 ये करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाजमन करवाई जाएंगे आपसे। इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले ना हम लोग देखते हैं बाइसेप रिफ्लेक्स। किसी भी रिफ्लेक्स में सबसे पहले आपने करना है कि उसके टेंडन को परपेंडिकुलर, अब अगर मैं बाइसेप कर रहा हूँ रिफ्लेक्स, तो ये मेरे पास जो है ना मैंने इसको यूँ करवाना है और यहाँ पे मेरे पास जो है ना टेंडन को फील करना है। तो ये टेंडन है, टेंडन के ऊपर मैंने थंब रखना है और मैंने फिर उसको अगेंस्ट ग्रेविटी ड्रॉप करना है। हम इसको करके भी दिखाएँगे, लेकिन ये जस्ट थोड़ा-सा मैकेनिज़्म पता चल जाए तो हमारे पास हो जाएगा। सबसे पहले हमें क्या ज़रूरत है कि आपने पैल्पेट करना है, उसके बाद आपने वो करना है। तो उसके बाद हमारे पास इस तरह हमने ट्राइसेप रिफ्लेक्स सारे रिफ्लेक्स करेंगे। यहाँ पे जो मेन पॉइंट है ना याद रखने वाली, वो ये है, अगर आपको कोई रिफ्लेक्स उस वक़्त शो ना हो रहा हो, क्योंकि अब जनरली हमारे पास रिफ्लेक्स नहीं हो रहे होते शो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप नी रिफ्लेक्स कर रहे हो, आपको नहीं शो हो रहा, तो आपने वहाँ पे कहना है कि आप सबसे पहले वो करें अपना रीइंफोर्समेंट फिनोमेना ज़रूर करवाना है। सर ने कहा था कि अगर आप ये नहीं करवाएँगे, अगर आपको रिफ्लेक्स नहीं शो होता ना, यानी एक एग्ज़ामिनर है जिसको पता है इस बंदे के रिफ्लेक्स शो हो रहे हैं, उसको करने आते हैं, लेकिन आपसे नहीं भी हो रहे ना, तो आपको पूरे के पूरे नंबर देगा अनटिल अनलेस आपने रीइंफोर्समेंट करवाया हो।
अब रीइंफोर्समेंट में क्या 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं कि इसमें हमने क्या करना होता है, या तो हमने हैंड्स को यूँ करके जिस तरह इसने किया हुआ है यूँ करवाना होता है, या फिर हमने अपने कहना होता है दाँत को ज़ोर से बंद करें ताकि हमारे पास ना फ़ोर्स डेवलप हो। लेकिन हमने याद रखना है हमने ये जस्ट मारने से पहले, यानी अगर हमने रिफ्लेक्स चेक करना है तो हमने हैमर को हिट करने से जस्ट पहले उसे कहना है ये करे, जैसे उसको लगे कि ना मतलब कहना अब जैसे वो करने शुरू करे फौरन मार देना, बिकॉज़ ये जस्ट फॉर लेस देन अ सेकंड रहती है, यानी फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के लिए हमारे पास ये ना रीइंफोर्समेंट फिनोमेना होता है। अगर मैंने इसे कहा कि ये करके रखो, उसने करना शुरू कर दिया और उसके बाद जब ये करना शुरू कर रहा है उसके बाद मैंने मारा है तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज़ उसका रीइंफोर्समेंट फिनोमेना रहता है ये लेस देन अ सेकंड के लिए है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर। तो ये हमारे पास सारे के सारे इसमें एज़ सच और कोई भी बात नहीं, सिर्फ करके दिखाने हैं। उसके अलावा एज़ सच इसमें कोई भी बात नहीं है। उसके बाद हमारे पास आते हैं सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस, जिसमें हमारे पास आता है प्लांटर रिफ्लेक्स, एब्डोमिनल, क्रीमेस्टेरिक, एनल और कंजक्टिवा। इसमें जस्ट आपने ना इनके ना ये याद रखना है कि S1 और S2 हमारे पास कौन-कौन से, तो हमारे पास ना बाकी सारे के सारे जो है ना वो हो जाएँगे। आगे हमारे पास जो है ना प्लांटर्स की अपगोइंग की हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई है कि हमारे पास किन-किन कंडीशन में जाता है। एक तो हमारे पास पता है हमें अपर मोटर न्यूरॉन, हमने ये बताया कि अपर मोटर न्यूरॉन हो तो अप जाएगा, और लोअर मोटर न्यूरॉन हो तो नीचे आएगा, और नेचुरली हमारे पास जो होता है वो डाउनगोइंग प्लांटर्स होते हैं। और उसके अलावा हमारे पास यानी अपर मोटर न्यूरॉन के अंदर हमारे पास अपगोइंग प्लांटर्स होंगे। उसके अलावा हमारे पास होंगे जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनके अंदर भी अपगोइंग प्लांटर्स होते हैं। ये तो हमें आते हैं। जो 3 हमें नई चीज़ें जाननी है कि अगर हाइपोग्लाइसीमिया है ना किसी पेशेंट के अंदर, तो ये हमारे पास उसकी फौरन हमें प्लांटर्स चेक करने में हमें पता चल जाता है यार इसके अंदर हाइपोग्लाइसीमिया का पेशेंट हो रहा है, इसके अंदर हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है। ये हमारे पास क्लिनिकल एविडेंसेस के अंदर इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद हमने डीप कोमा में चेक करने के लिए, क्योंकि जो कोमाटोस पेशेंट हैं उनके अंदर भी हमारे पास होता है अपगोइंग प्लांटर, और पोस्ट एपिलेप्टिक फिट्स वाले में भी। अच्छा, आगे हमारे पास है कुछ साइंस हमने जो कि ना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास होते हैं, सबसे पहले हमारे पास होता है ओपन हेम साइन। इसके अंदर क्या होता है कि हमने ना जो हमारे पास एक्सटेंसिव प्लांटर हमारे पास आ रहा होता है, और ये हमारे पास होता है अगर हम क्रेस्ट ऑफ टिबिया के ऊपर हम लोग रब करें ना और हमारे पास एक्सटेंसिव प्लांटर हो, यानी हमारे पास जो हाथ जो है वो डोर्सिफ्लेक्शन को हम लोग एक्सटेंसिव प्लांटर कहते हैं, यूं हो जाए हमारे पास पैर, तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं ओपन हेम्स साइन। उसके बाद हमारे पास है गोल्डन रिफ्लेक्स। इसके अंदर क्या होता है, अगर हमने एचिलियस टेंडन को पिंच किया और हमारे पास एक्सटेंसिव प्लांटर आ गया, तो इसमें याद करना है कि गोल्डन रिफ्लेक्स के अंदर एक्सटेंसिव प्लांटर होता है जब हम पिंच करते हैं एचिलियस टेंडन को, ये हमारे पास होता है कॉर्टिकोस्पाइनल रीजन के अंदर। फिर हमारे पास हॉफमैन साइन आता है जिसके अंदर हमने देखना होता है कि जो हमारे पास अपर मोट ये हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर हमने ना करना होता है ये कि हमारे पास जो मिडल फिंगर होती है ना इसे पकड़ना है, इसके इंटरफेरेंजियल जॉइंट को फ्लेक्शन करवाना है, फिर दूसरे हैंड के, क्योंकि मैं अपने हाथ से कर रहा हूँ तो मुझे दूसरे हाथ के अपने थंब से ना उसको फ्लिक करना है जोर से। तो इसको मतलब यूँ करके यूँ पकड़ के यूँ करके खोलेंगे ना जब, तो आपका जो जो पेशेंट होगा ना अगर इसमें पॉजिटिव होगा तो उसका जो थंब है ना ये फ्लेक्शन करेगा। तो इससे हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास थंब की फ्लेक्शन होगी हमारे पास, और ये हमारे पास हाइपरफ्लेक्सिया को या रिफ्लेक्सिया को डिटरमाइन करता है, जो कि हमारे पास अपर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ रीजन का साइन होता है। फिर हमारे पास होता है फिंगर फ्लेक्शन जर्क। इसके अंदर हमें क्या करना होता है कि इसके अंदर हमने ना पेशेंट के ना जो हमारे पास होती है ना क्या कहते हैं उसे, इसमें हमने ये करना होता है कि पेशेंट के हैंड लेके उसकी जो हमारे पास पाल्मर सर्फेस है ना जो डिस्टल जॉइंट्स हैं उनके अंदर हमने इंडेक्स और दूसरी फिंगर लेके ना रखनी होती है। फिर हमने अपने दूसरे हाथ से ना इसको, क्योंकि मैं अपने हाथ पे कर रहा हूँ, दूसरे हाथ से हमने इसको ना यहाँ पे ना टैप करना होता है। तो हमारे पास ना थोड़ी-सी हमारे पास फ्लेक्शन फील होगी पेशेंट में तो नॉर्मल, लेकिन अगर अब्रप्ट ब्रिस्क फ्लेक्शन है तो वो हमारे पास अगेन हाइपर फ्लेक्सिया को शो करता है, जो कि हमारे पास अगेन अपर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ रीजन की प्रॉब्लम है। फिर हमारे पास उसके बाद आगे हमारे पास होता है रोज़ोलिमोस साइन। इसके अंदर हमने क्या करना होता है कि हमारे पास ना टो को हमने ना फ्लिक करना होता है, तो उसके अगर हमारे पास ना ब्रिक्स प्लांटर फ्लेक्शन हो जाए ना ग्रेटर टो की, तो हमारे पास ये पैथोलॉजिकल हाइपररेफ्लेक्सिया का अगेन शो करता है। इसके अलावा हमारे पास जो है ना ये सारे के सारे रिफ्लेक्शन है क्रीमेस्टेरिक, और ये हमारे पास इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ये हमारे पास करने को आता है। सिर्फ इसके अंदर ये होना चाहिए किसी एनुअल रिफ्लेक्स जो है एससीएस पर कोई करवाता कोई भी नहीं है। उसके बाद हमारे पास है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन में हमने करना होता है, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि स्मूथ जो आपके पर्पसफुल मूवमेंट है ना उनको कितनी स्मूथ और कितनी एक्यूरेट है। अब इसको कोऑर्डिनेशन को चेक करने के लिए हमारे पास ना रजिस्टर होते हैं। एक हमारे पास होता है फिंगर नोज टेस्ट, क्या हमने ना अपने उसे कहना है कि अपने नोज़ को टच करो और अपने और मेरे हाथ हाथ की फिंगर्स को। तो आपने इतना डिफरेंट गैप होना चाहिए कि उसका जो हैंड है ना वो फुली एक्सटेंड हो हमारे पास। तो हमारे पास फिंगर नोज़ टेस्ट, तो फिंगर टेस्ट में होता है, हम इसे कहते हैं कि ना अपने दोनों फिंगर्स को लेके आओ कॉरेस्पॉन्डिंगली उसको आपस में जोड़ो। तो तेज़-तेज़ करो, तो ये हमारे पास जो है ना इससे हमें पता चल जाता है कि ये हमारे पास इसकी फिंगर टेस्ट पॉजिटिव है नहीं। तो ये हमारे पास है। उसके बाद लोअर लिम्ब का हमने चेक करने का कंडीशन, तो हमने देना है ही नील टेस्ट के अंदर क्या करना था, एक हाथ को हमें एक लेग्स को एक्सटेंड कर लिया, एक को एक्सटेंड किया, दूसरी जो हमारे पास लेग है उसको हमने कहना है कि अपने ना नी पे लेके और उसके बाद अपनी शिन के ऊपर मूव करते हुए टो पे लेके जाओ और उसको ऊपर लेके जाओ। तो इससे हमारे पास ना ही ही इसके बाद नी हील टेस्ट हो जाता है। अगर एक क्लमज़ी हो या जर्की मूवमेंट्स हो ना, यानी हमने उसे कहना है स्मूथ लेके जाओ, झटका मार-मार के लेके जाए, तो इसका मतलब है हमारे पास प्रॉब्लम है कोई। उसके बाद हमारे कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम, उसके बाद हमारे पास है हील टो टेस्ट ऑफ द गेट। ये हमारे पास टेंडम वॉकिंग कहते हैं इसको। इसमें हमें क्या करना होता है कि एक हमारे पास इसमें आगे देखें, तो ये हमारे पास बंदा बना हुआ है, तो इसके अंदर क्या करना होता है, ये जो हमारे पास बंदे का पैर है ना,
इसने हमने कहने के टेंडम वॉकिंग के अंदर कि अपने ही टो के बिल्कुल ऊपर पैर रखो। इससे क्या होता है कि हमारे पास ना चलता है, इससे हमें पता चलता है कि एटेक्सिया तो नहीं, एटेक्सिया होता है यानी इनएबिलिटी टू वॉक प्रॉपर्ली, आपका ना मतलब बैलेंस जो वो नहीं रहता। अभी हमारे पास फिर 2 तरह के होते हैं, एक सेंसरी एटेक्सिया होता है जिसके अंदर हमारे पास सेंसेशन लॉस होती है, और एक हमारे पास होता है सेरिबेलर एटेक्सिया जिसके अंदर सेरिबेलम का प्रॉब्लम होता है। अब ये हमारे पास इसको हमने कैसे डिफरेंशिएट करना होता है कि सेरिबेलर सेरिबेलर या दूसरा है, इसके अंदर हम लोग ऐसा करते हैं कि अगर ना हमारे पास हम पेशेंट कहते हैं कि अपनी आईज़ क्लोज़ करो, बिकॉज़ जो सेंसरी एटेक्सिया होता है ना वो हमारे पास कैसे होता है कि हमारे पास जो प्रोप्रियोसेप्टिव फाइबर्स हैं जो कि हमारे पास सेरिबेलम में लेके जा रहे होते हैं ना फाइबर्स, या फिर हमारे पास प्रोप्रियोसेप्टम या सेंस क्या हमारे पास क्या चल रहा है हमारे पास इर्द-गिर्द, कि आपकी बॉडी के पता चल रहा होता है ना कि मुझे पता है कि मेरे बाजू जो है अभी मेरे मुझे आँखें बंद है लेकिन मुझे पता है कि मेरी फिस्ट जो है वो क्लींच्ड है। अब मुझे पता है कि ये ओपन है। तो ये हमारे पास जो प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेस हैं ये हमारे पास लॉस हो जाती है सेंसरी एटेक्सिया के अंदर। तो ये हमारे पास अगर आँखें ओपन होता तो हमारे पास विजुअल सेंस है ना, हमें ना इसको कंपनसेशन मिल जाती है। लेकिन अगर आँखें बंद हो तो हमारे पास एटेक्सिया इंक्रीज़ हो जाती है और आपकी क्लमज़ीनेस जो है वो बढ़ जाती है पेशेंट की। लेकिन अगर हमारे पास सेरिबेलर एटेक्सिया, सेरिबेलम का कोई डैमेज हो तो उससे हमारे पास आँखें खोलने या बंद करने से कोई नहीं रहता, वो बिल्कुल सेम रहती है, उसमें कोई हमारे पास फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद हमारे पास है रोमबर्ग साइन, इसके अंदर क्या करना होता है हमने कि ना हमने कहना है अपने बंदे को कहना है कि ना दोनों पैर अपने ना जोड़ दो, तो इसने ना दोनों पैर अपने ना यूँ करके जोड़ लेने, और ना उसे कहना है कि अगर जब वो दोनों पैर करीब करके जोड़ता है ना सामने देखो, तो क्लमज़ी होके ना डगमगाने लग जाता है। अगर ना उसकी डगमगाहट में आँखें बंद करने या खोलने से इफ़ेक्ट यानी खोलने से वो कम हो जाए और बंद करने से बढ़ जाए, तो वो हमारे पास ना सेंसिटिव एक्ज़िमा वरना सेरिबेलर एक्ज़िमा। उसके बाद इनवॉलंटरी मूवमेंट जिसको हम लोग कहते हैं ट्रेमर्स कहते हैं। ट्रेमर्स क्या हो गया हमारे पास होता है कि एंग्ज़ायटी के अंदर होता है, तो एंग्ज़ायटी के अंदर हमें अपने इनको ना डिफरेंशिएट करना है किस वजह से ट्रेमर्स हो रहे हैं हमारे पास। तो एक हमारे पास इन्वॉलंटरी मूवमेंट ट्रेमर था जिसमें हमारे पास एंग्जायटी से होगा तो हमारे पास हैंड्स जो होंगे ना वो स्वेटी होंगे और कोल्ड होंगे। अगर थायरॉयड टॉक्सिकोसिस से होगा तो हमारे पास हैंड्स जो होंगे वो स्वेटी होंगे लेकिन गर्म होंगे। अगर हमारे पास एसेंशियल फ़ेमिलियल ट्रेमर है ना, तो ये हमारे पास होते हैं कोर्स एंड आर प्रेजेंट बोथ एट रेस्ट एंड ड्यूरिंग एक्टिविटी। यानी कुछ ट्रेमर्स होते हैं जो कि अगर मैं रेस्ट पे हूँ तो नहीं होंगे, लेकिन कोई काम कर लूँगा ना तो फिर होने लग जाएँगे, हाथ में होने लग जाएगा। तो ये हमारे पास ट्रेमर्स होते हैं, रेस्ट पे भी होते हैं और हमारे पास उसके अंदर भी होते हैं। एसेंशियल फ़ेमिलियल ट्रेमर्स रेस्ट पे भी होंगे और हमारे पास उसपे भी होंगे, एक्टिविटी पे भी होंगे, और एक कोर्स होते हैं यानी अब्रप्ट होंगे, एक सिमेट्री में नहीं होते यानी गंदे-गंदे यूँ थरथराहट होगी। और उसके बाद हमारे पास सेंसाइल ट्रेमर जो है ना, सेनाइल ट्रेमर ये हमारे पास ओल्ड एज के अंदर होते हैं। पार्किंसंस ट्रेमर जो होते हैं ये स्लो होते हैं और कोर्स होते हैं। और ये हमारे पास होते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ वॉलंटरी मूवमेंट्स में दौरान होते हैं। जिस तरह अब ये भी कोर्स है और वो भी कोर्स है हमारे पास एसेंशियल फ़ेमिलियल ट्रेमर्स, तो दोनों में एसेंशियल फ़ेमिलियल ट्रेमर्स, तो दोनों में हम लोग फ़र्क कैसे करते हैं? फ़र्क इस तरह करते हैं हमारे पास कि जो हमारे पास होते हैं ना पार्किंसंस ट्रेमर्स, ये हमारे पास होते हैं अ, वॉलंटरी, और वो हमारे पास इनवॉलंटरी मूवमेंट्स में भी होते हैं, यानी आप रेस्ट में भी हो तो भी होंगे। उसके बाद हमारे पास इंटेंशनल ट्रेमर्स की आप कुछ करो, ये सेरिबेलर डिसफंक्शन की एक एग्जांपल होती है। उसके अलावा हमारे पास फ्लैपिंग ट्रेमर्स होते हैं कि हमारे पास ना फ्लैप करते हैं, यूँ फ्लैप 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 फ्लैप, तो ये हमारे पास फ्लैपिंग होता है, रिस्ट जॉइंट पे होते हैं। तो ये हमारे पास इसकी 4 रीज़न्स हैं। हमारे पास ये रेस्पिरेटरी हो सकती है, फ्लैपिंग ट्रेमर्स की कॉज़ रीनल से रिलेटेड होती है, लीवर हेपेटिक हो सकती है, कार्डियक फेलियर हो सकती है। तो ये हमारे पास थोड़ा बहुत याद रखना है। उसके अलावा हमारे पास आती हैं टैट्यूबेशंस। इसके अंदर हमारे पास जो हेड के ट्रेमर्स होते हैं, और ये हमारे पास होते हैं प्रो होते हैं, यानी टू और फ्रो होता है, यानी आगे पीछे अगर ये सारा मेरा तो ये आगे पीछे करेगा या फिर हमारे पास गोल गोल घूम रहा होता है इसको, तो ये हमारे पास होगा ट्यूबुलेशन से सेरिबेलर डिस्फंक्शन के अंदर होता है। उसके अलावा हमारे पास टिक्स एंड हैबिट्स प्लान्स के अंदर हमारे पास क्या होता है कि आगे हमारे पास जो है ना वो बाकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं जस्ट जल्दी-जल्दी ओवरव्यू दे देता हूँ। टिक और हैबिट्स प्लान के क्या होता है हमारे पास कि ना मूवमेंट जो है ना वो हमारे पास स्टीरियोटाइप मूवमेंट होती है, यानी एक ही मूवमेंट जो अब रिपीट होगी, यानी अगर मैं यूँ कर रहा हूँ किसी भी लिम्ब को या किसी पैर को तो यूँ होती जाएगी। उसके बाद हमारे पास है कोरियन फॉर्म मूवमेंट के अंदर हमारे पास होता है सेमी पर्पसफुल मूवमेंट्स होती है, यानी हमारे पास ना आपको ऐसा समझ नहीं आता कि पर्पसफुल है या नॉन पर्पसफुल है। यानी मैं ना यूँ करने लगा हूँ, जिस तरह होता है ना कि कोई मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे सिर्फ समझने के लिए याद नहीं करें कि एक इंसान ने जिसने ड्रंक किया, हमने मूवी में देखते हैं, तो वो गिरने लगता है तो वो फ़ौरन अपने आप को सँभाल लेता है ताकि उसे लगे ना कि वो ड्रंकन है। इस तरह की मूवमेंट जो है ना इसमें सेमी पर्पसफुल होते हैं, लग रहा होता है पर्पसफुल है लेकिन वो होती नहीं है। इसमें हंटिंगटिस की एग्ज़ाम्पल हमने ज़्यादा याद नहीं कि हंटिंगटिस कोरिया जो है हमारे पास कोरियन फॉर्म मूवमेंट के अंदर आता है। या हमारे पास जो होता है ना र्यूमैटिक फ़ीवर उसके अंदर भी हमारे पास होता है, और ये हमारे पास इसकी एग्ज़ाम्पल में आता है। उसके बाद रेटिनॉइड मूवमेंट्स में हमारे पास राइटिंग मूवमेंट्स होती है, यानी मूवमेंट होती है। उसके अलावा मायोक्लोनस के अंदर हमारे पास ये फीचर ऑफ एपिलेप्सी है, इसमें ये बस यही बात याद रहने वाली है। हेमीप्लेजिया में क्या होता है हमारे पास कि ना आप अचानक जो पेशेंट रहता है वो सडनली हमारे पास जो आपके लिम्स है ना उनको एक साइड पे थ्रो करता है, यानी हमारे पास आप काम कर रहे हो ना तो
अचानक से आप थक के जाते हो तो अचानक से उसको आप पीछे को मूव कर देता है और उसको ड्रॉप कर देता है। तो जब यहाँ पे वीडियो में समझाना उस मुश्किल है, लेकिन ये मतलब ना इस तरह से इतने ज़्यादा कॉमन नहीं है ये, तो इस तरह से ये पूछे भी जाते हैं। आगे हमारे पास ये दोनों करने की ज़रूरत नहीं है। राय टॉर्टिकोलस और राय नेक क्या है कि हमारे पास जो नेक है वो एक तरफ पे हमारे पास हो जाती है। आगे हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो गेट है। अब गेट में हमारे पास ना हमारे पास टोटल 5 टाइप के गेट्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास होती है स्पेस्टिक गेट। स्पेस्टिक गेट जो है ना, इसमें हमने याद रखना है कि हमारे पास अपर मोटर न्यूरॉन पैरेलसिस के अंदर होती है। इसके अंदर क्या होता है हमारे पास कि ना जो हमारे पास जो टोज़ है ना हमारे पास, वो हमारे पास कॉन्टैक्ट रहते हैं ग्राउंड के साथ, और लेग्स जो है ना वो स्विंग फॉरवर्ड करती है, मतलब इन सर्कुलर मैनर्स। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है ना टोज़ के ऊपर चलेगा बंदा, और अपने ना अगर पैर को ना फॉर एग्जांपल अगर उसने यूँ आगे मूव करना है, तो पैर को यहाँ से डायरेक्ट आगे रखने की बजाय हमारे पास जो गोल घुमा के रखेगा, बिकॉज़ उसकी जो टोन अपर मोटर न्यूरॉन में टोन इंक्रीज़ हो जाती है, तो हमारे पास उससे डायरेक्ट मूवमेंट नहीं हो पा रही होती, स्टिफ हो जाती है, तो वो घुमा के रखना उससे ईज़ी है। और उसके अलावा इसको हम लोग कहते हैं हेमीप्लेजिक गेट जो है ना, ये स्पेस्टिक गेट इन व्हिच वन लेग इज अफेक्टेड। अगर एक लेग जो है तो हेमीप्लेजिक गेट कहते हैं उसे। स्पेस्टिक गेट की टाइप है एक। उसके अलावा हमारे पास है हाई स्टेपिंग गेट। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास एक्सटेंसर्स डैमेज होते हैं। एक्सटेंसर्स का काम क्या होता है, मतलब अगर ये फ्लैट हमारे पास अगर हम समझें कि पैर है, तो हमारे पास एक्सटेंसर जो है इसकी ये हमारे पास होते हैं एक्सटेंसर जो कि इसके ऊपर है, ये होते हैं फ्लेक्सर्स। अब इसके अंदर एक्सटेंसर्स का डैमेज होता है तो इसके अंदर बायलैटरल फुट ड्रॉप होता है, लोग यूँ चलते हैं। तो इसने इसमें क्या करते हैं कि लोग इनकी गेट क्या होता है कि जब ये चल रहे होते हैं तो अपना पैर आगे रखते हैं, तो पहले अपने टोज़ रखेंगे, फिर अचानक से इसको ड्रॉप करेंगे, अपने जो सोल है उसको ज़मीन पे मारेंगे। तो ये हमारे पास होती है हाई स्टेपिंग गेट। उसके अलावा हमारे पास है ड्रंकन गेट। ये सेरिबैलल रीजन होते हैं हमारे पास ना, एक उसे कहेंगे ना कि लाइन में चलो, तो लाइन में चलता है वो एक बड़े एरिया में चलेगा, यानी डगमगाता हुआ तो यूँ हमारे पास चलेगा, तो इसको ड्रंकन गेट कहते हैं। बैटलिंग गेट में हमारे पास क्या होता है कि इसके अंदर हमारे पास ना बॉडी जो होती है ना वो एक साइड बस स्वे करती है, यानी आप कंटीन्यूअसली एक साइड के ऊपर मूव कर रहे होते हो, तो ये बर्लिंग गेट होती है। ये हमारे पास होती है मायोपैथीज़ के अंदर होती है। कोजेनिटल हमारे पास डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट के अंदर भी बर्लिंग गेट होती है। उसके बाद हमारे पास है पार्किंसंस गेट। इसके अंदर हमारे पास ना क्या होता है कि पेशेंट जो है ना वो बेंड करता है फॉरवर्ड विद फ्लेक्शन एट द हिप एंड द नी जॉइंट, यानी आपका जो हिप एंड नी जॉइंट है ना उसके अंदर हमारे पास ना फ्लेक्शन होती है, और हमारे पास आर्म्स जो होते हैं ना वो फ्लेक्स्ड होते हैं, एल्बोज होते हैं, और हमारे पास एडक्टेड टू द शोल्डर होती है। तो ये हमारे पास ना एक मतलब जनरल सा है, लेकिन ये ऐसा पूछा नहीं जाता है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको रट्टा मारना है तो मार लेना, वरना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे हमारे पास है फीचर्स ऑफ अपर मोटर न्यूरॉन, लोअर मोटर न्यूरॉन, ये बार-बार इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे जो है ना, ये इतने ज़रूरी नहीं है कि किसमें क्या होता है, एक बार पढ़ना होता है सही है, वरना इसमें जो मेन चीज़ जो इंपॉर्टेंट है ना, वो हमारे पास ये टेबल है, इसके अंदर अपर और लोअर मोटर न्यूरॉन का हमारे पास वो किया हुआ है। ये आगे होवर साइंस और ये हमारे पास बेमिंस्की साइन, ये हमने ना इंशाल्लाह करके दिखाएँगे, क्योंकि यहाँ पे समझाने वाले ऐसा नहीं है। तो ये हमारे पास मोटर सिस्टम भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया।